नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम अपना बिहार का स्टेट का जो पेपर सेकंड हिंदी विषय का जो उच्च माध्यमिक का है, उसका हमने कहा था कि हम पूरा पाठ्यक्रम पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे और पूरा निःशुल्क बैच हमने चलाया है जो बिहार स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 का। तो उसी के आधार पे हम अभी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उच्च माध्यमिक की, जो पीजीटी में। जब इसका और हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे उसमें रचनाएँ लगी हुई हैं, तो हम सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण, फिर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में जो 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, चयनित कहानियाँ करके 6वें इकाई 6 में। तो 6वें नंबर में जो दोस्तों क्या कहते हैं चयनित कहानियाँ लगी हुई हैं, उसमें 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो सभी कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आप लोग क्या कहते हैं देख भी चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखिएगा। और हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं। चयनित उपन्यास करके 7वें नंबर में जो बिंदु है, उसमें 3 उपन्यास लगे हुए हैं। मैलांचल, गोदान और त्यागपत्र जैनिन जी का। ये 3 उपन्यास लगे हुए हैं। और उसके बाद 2 नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद निबंध लगे हुए हैं, 4 निबंध लगे हुए हैं, 4-5 निबंध। और उसके बाद फिर रचनाएँ लगी हुई हैं, पद्य रचनाएँ, जिनमें विद्यापति की है, कबीर की है, इस तरह करके रचनाएँ लगी हुई हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हम सबसे पहले कहानियाँ जो हमने कहा था कि हम सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद उपन्यास पढ़ेंगे, उसके बाद नाटक पढ़ेंगे, फिर निबंध और निबंध के बाद में जो पद्य रचनाएँ लगी हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और उसके बाद हिंदी व्याकरण, इस तरह हम अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हम गोदान उपन्यास जो अपना अध्ययन कर रहे हैं, इसके दोस्तों 11 भाग हम क्या कहते हैं 36 भागों में गोदान उपन्यास है। इसके 11 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में। आप लोग देख भी चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, पूरे 11 वीडियो आप लोगों को मिल जाएँगे गोदान उपन्यास के। तो अब दोस्तों हम आज 12वें भाग का, गोदान उपन्यास के 12वाँ भाग है जो, उसका दोस्तों हम आज अध्ययन करेंगे। तो समय नहीं दोस्तों ज़्यादा खराब करते हैं, सीधे अपने विषय पर आते हैं दोस्तों। बस आप लोगों से इतना ही दोस्तों कहेंगे कि आप लोग अगर चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। जो हम अपना निःशुल्क बैच चला रहे हैं और पूरी प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में, पूरे विस्तार के साथ में आप लोगों को अध्ययन कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो इतना ही आप हमारा भी सहयोग करिए कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हम ऐसे ही आप लोगों को सभी परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे विषय वस्तु। तो चलिए दोस्तों अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं, सीधे गोदान उपन्यास 12वां भाग। रात को रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोचकर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय न था, वह केवल एक बार दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही ना दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियां देगी, लेकिन जब झुनिया उसके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मढ़ दोगे। ना जाने किस बुरी साइत में तुमको देखा, ना तुम गाय लेने आते, ना यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर
जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी, रात हो गई, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं, हम लोगों हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल तो। मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है, तुम इतना डरती क्यों हो। मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे। तुम नाहक डर रही हो, जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो। मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूँ झूना। जब तेरी बाहें पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मड़राने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी, शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा का मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह गजब हो गया, अम्मा इतनी कठोर है। एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठीकरा भी ठीक हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वही जा रहे हैं। अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं ना जानता था इस विपत में जान फंसेगी। झुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है। अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप है। जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप। होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव दब बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सका। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी झुनिया पर, निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ कर नहीं सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिनगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिनगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह झुनिया को क्या मुंह दिखाए। कल 100 कदम चला पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियाँ याद आई, जब वह अपनी उन्मत्त उसासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों पर रख देता था। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। कहाँ नर का मंद मत आग्रह न था, न वह उदीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहाँ न था।
गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आग कर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजे से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दरार से अंदर झांका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटू तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं, हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों देख भी नहीं सकेगा। गोबर गदगद हो गए। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठो खाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सकेगा। और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतः स्थल को मथ कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा कि घरवालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वह एक आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 आने होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो सारे घर का दरिद्र मिट जाएगा। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती। अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है। अगर सदा 6 आने थोड़े मिलेंगे, जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या, एक आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह ना देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है। एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है। हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूंथा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, 1 जून तो चबेना ही मिलता है। वहाँ भी 1 जून चबेना पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी न मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी। जब वह जी तोड़ कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है
ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी ना छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। दो आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुंडासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ, किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। तो दोस्तों, कहाँ की सड़क? लखनऊ की। गोबर ने कहाँ की सड़क पकड़ी? लखनऊ की सड़क पकड़ी। तो तड़के उसने सुबह सुबह उठ के लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है। कितना है दोस्तों? 20 कोस ही तो है। सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है? गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है? और वह अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा? नहीं दादा, दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही की झुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ ना खाया था। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ ना खाया था। भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता। लेकिन पास एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़बेरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन ना माना, कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तमाखू तो पीते होगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। तमाखू तो पीते होगे, गोबर ने बहाना किया। तो देखिए दोस्तों, कहाँ पे उसने एक किसान ने उसकी मदद की। भूख लगी थी उसे, तो उसे गुड़ दिया खाने के लिए। तमाखू तो पीते होगे, गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ लो तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन ना जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। दो चार राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाऊंगी, ना जाएगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने उसके केस पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी। बूटी बूटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व तो अपने चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई? मेरे माई बाप को क्यों नहीं मेरे माई बाप को क्यों कोई गाली दे? किसने गाली दी तेरे माई बाप को? जाकर अपने घर में पूछ, चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढाक कर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ। क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती।
राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकालकर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतनी दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़कर ना खींचूंगा। अच्छा तो अपने राह लो। मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा, काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गरम खून और गरम हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने होंठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगूछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो अभी जाऊंगा। मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़ा के जाओगे। यह कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपने राह क्यों नहीं जिन जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरी कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपने बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपने बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर से कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा तो पूछ ही क्यों ना लो? पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर आ जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है। मार खाए बगैर न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुंह पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। देखिए दोस्तों, उस पुरुष का नाम क्या था? कोदई था पुरुष का नाम, जो पुरुष अपनी पत्नी को मार रहा था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं हक नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया। उसके मोरूसी 5 बीघे खेत है और एक हल्की खेती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने ही। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई ही से कहूँगा। उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह सकता। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से जिसने जन्म दिया। यह मुझसे ना होगा, औरत रहे या ना रहे। गोबर को भी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई। माता से कौन उरिन हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई, ना मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माताजी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप माई की गाली क्यों देती है।
हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी, उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना ना जाएगा। सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही, कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही ना थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए, लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे। गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी। शरबत बनाने को कहे चिलम भर लाया। और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग फिर देखिए दोस्तों, एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था। फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। तो ये दोस्तों गोदान उपन्यास का हमने 12वां भाग पढ़ा है। यहाँ पे ख़त्म हुआ 12वां भाग। अब हम 13वां भाग पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में गोदान उपन्यास का। तब तक दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए, जिससे हमें भी अच्छा लगे और मज़ा आए पढ़ाने में भी और आप लोगों को पढ़ने में भी। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।